इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। हमने बताया था कि भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग उत्तर का अपवाह तंत्र और दूसरा भाग प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। उत्तर के अपवाह तंत्र की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने 3 नदी तंत्रों के बारे में बताया था। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हमारा जो अध्ययन रहेगा वह रहेगा गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे विशाल नदी तंत्र तथा सबसे विशाल जल ग्रहण क्षेत्र। आप देख सकते हैं कि भारत के मैप में जितनी भी रंग बिरंगी आपको रेखाएं दिखाई दे रही है वह सारी नदियां हैं और अपना पानी गंगा नदी के अंदर उड़ेलती है। आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से यह एक बहुत बड़े जल ग्रहण क्षेत्र को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। अब अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगा नदी 2 नदियों के संगम से बनती है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी का संगम जहां होता है उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। वहां से गंगा नदी बन जाती है। अगर हम अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा 2 नदियों के संगम से बनती है, एक है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा। इन दोनों नदियों के संगम से अलकनंदा का जन्म होता है। अलकनंदा में भागीरथी नदी के मिलने पर देवप्रयाग में वह गंगा के नाम से जानी जाती है। अब अगर हम बात करें भागीरथी नदी के बारे में तो भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उसके बाद में यह अलकनंदा में मिल जाती है। इस प्रकार से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हम गंगा के निर्माण की यात्रा को देखते हैं। यहां पर आपको कुछ प्रयाग दिखाई दे रहे हैं और जो यह सफेद रंग की रेखा दिखाई दे रही है यह गंगा के निर्माण की अवस्था है। देखिए, सबसे पहले शतोपथ ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती है। एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों के जो संगम होते हैं वह विष्णु प्रयाग पर होते हैं। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग पे हो जाता है तब इसका नाम अलकनंदा रहता है। यानी कि धौली गंगा विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग पर अलकनंदा नाम से जानी जाती है। उसके पश्चात जब अलकनंदा आगे की ओर चलती है तब कर्णप्रयाग में, जी हां, कर्णप्रयाग में पिंडार नदी इससे मिलती है। जब पिंडार नदी का अलकनंदा के साथ में संगम हो जाता है तब भी यह अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। उसके बाद में आगे रुद्रप्रयाग आता है। उस रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी इसके साथ मिल जाती है। अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही चलता है। उसके बाद में यहां से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और भागीरथी नदी देवप्रयाग में इसके साथ में संगम करती है। जैसे ही भागीरथी नदी अलकनंदा के साथ में संगम करती है तब इसका नाम गंगा नदी बन जाता है। उसके बाद में यह जो गंगा नदी है यह उत्तरी भारत में होते हुए जब बांग्लादेश तक पहुंचती है वहां तक गंगा के नाम से जानी जाती है और उसके बाद में यह पश्चिमी बंगाल में 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। पश्चिमी बंगाल में यह हुगली के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में यह पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से गंगा के नाम की यात्रा प्रारंभ से अंत तक होती है। यहां पर देख लीजिए, जो यह भागीरथी नदी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका उद्गम कहां से है, तो इसका उद्गम है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, उसके गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। तो
इस प्रकार से भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर गंगा नदी की रचना होती है। अब गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की जो यात्रा है वह किन किन राज्यों से होकर चलती है। यहां से उत्तराखंड से गंगा नदी प्रारंभ होती है, उसके बाद में यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश के बाद में यह बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होती है। यानी कि यह 5 राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है। अब अगर प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो 5 राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी की किस राज्य में है, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अब अगर सर्वाधिक लंबाई पूछी जाती है तो सबसे कम लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो वह राज्य है झारखंड, जहां पर गंगा नदी की सबसे कम लंबाई है। तो इस प्रकार से गंगा नदी उत्तराखंड से पश्चिमी बंगाल तक की यात्रा करती है और उसके अंदर बहुत सारी नदियां अपना जल है जो उड़ेल देती है और उन नदियों के जल को लेती हुई यह बंगाल की खाड़ी के अंदर प्रवाहित कर देती है। चलिए इसे हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं। जो आपको यहां पर लाल रंग की रेखा दिखाई दे रही है, इसे हमने गंगा नदी से प्रदर्शित किया है और उसके बाद में जो भी रेखाएं आपको दूसरी दिखाई दे रही है जो इसमें मिल रही है, यह इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों को देखने के लिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक दाईं ओर से आने वाली नदियां और एक बाईं ओर से आने वाली नदियां। चलिए देखते हैं। ये गंगा नदी है और गंगा नदी में सबसे पहले एक नदी मिलती है जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी की बात करें तो उत्तराखंड में बंदरबुज जो चोटी है वहां से यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और वहां से चलने के बाद में यह मैदान में आती है और उसके बाद में कानपुर से आगे प्रयागराज में यह गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमालयी नदियों के अंदर यह प्रथम ऐसी नदी है जो इसके दाहिनी ओर से आकर मिलती है, क्योंकि बाकी जितनी भी हिमालय की नदियां हैं वह इसके बाईं ओर से आकर मिलती है, परंतु जो यमुना नदी है वह इसके दाईं ओर से आकर मिलती है। तो यह प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि हिमालय की ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी के दाईं ओर आकर मिलती है। यमुना नदी की एक खास बात और है, यह दूसरी नदियों का जल भी अपने साथ में लाकर गंगा नदी में उड़ेलती है। दूसरी नदियां कौन सी है, यहां पर ध्यान देंगे, यहां से कुछ नदियां निकलती है। यह जो पूरा क्षेत्र है यह लगभग मालवा का पठार कहलाता है और मालवा के पठार से ही यह नदियां अपना जल है जो यमुना नदी के अंदर उड़ेलती है। हमने भारत के भौतिक स्वरूप में इसको पढ़ा था, तब हमने कहा था कि जो मालवा का पठार है वह 4 राज्यों में विस्तृत है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो मालवा के पठार से जब यह नदियां निकलती है उनमें से चंबल नदी, सिंध नदी और बेतवा, ये 3 नदियां अपना जल सीधा यमुना नदी में उड़ेलती है और फिर यमुना नदी इनका जल लेकर गंगा नदी में उड़ेल देती है। मगर यहां पर सोन नदी और टोंस नदी 2 नदियां ऐसी है जो अपना जल यमुना नदी में न उड़ेलकर सीधा गंगा नदी में उड़ेलती है। यहां पर जो सोन नदी है अपना जल यमुना में न उड़ेलकर पटना में सीधा गंगा नदी में उड़ेल देती है। तो यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है, इसे भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब दाईं ओर की नदियों की बात होगी, अब हम बात करते हैं बाईं ओर से आने वाली नदियां। यहां जो 3 नदियां रामगंगा, गोमती और घाघरा, यह जो नदियां हैं यह अपना जल उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलाती है। इसके बाद में गंडक और कोसी नदी, यह बिहार में अपना जल गंगा नदी में मिलाती है। गंडक और कोसी के बाद में यहां पर महानंदा है
वह पश्चिमी बंगाल में अपना जल है जो गंगा नदी में वितरित करती है। इस प्रकार से जो हिमालयी नदियां हैं वह अपना जल है जो गंगा नदी में उड़ेलती है। यहां पर रामगंगा के पास में जो गोमती नदी है, वह गोमती नदी प्रथम हिमालय ऐसी नदी है जो पहाड़ी भाग से न आकर मैदानी भाग से निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश से निकलती है, और जौनपुर और लखनऊ इसी के तट पर बसे हुए हैं। इसके बाद में अगर हम गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगर हम कोसी नदी की बात करें तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी का जो प्रवाह है वह अनियमित रहता है, इस वजह से कहीं भी बाढ़ तुरंत आ जाती है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद में सबसे पूर्व में मिलने वाली जो हिमालयी नदी है वह है महानंदा। महानंदा पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिमी बंगाल में ही गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से इन सभी नदियों का जल गंगा नदी लेते हुए जब पश्चिमी बंगाल में आती है तब इसके दो भाग हो जाते हैं, यानी कि दो शाखाएं बन जाती है। यह दो शाखाएं, एक हुगली कहलाती है और दूसरा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाती है। गंगा नदी की पश्चिमी बंगाल में दो शाखाएं बन जाती है, एक पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होती है जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं, और एक प्रवाहित होती है बांग्लादेश में जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। यहां पर हुगली नदी के अंदर एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी यहां पर एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में विभक्त कर देती है, एक उत्तरी पठार और एक दक्षिणी पठार। ऊपर वाले पठार को हजारीबाग का पठार कहा जाता है और उससे नीचे वाले भाग को हम रांची का पठार कहते हैं, जो संप्राय पठार का उदाहरण है। तो इस प्रकार से यह जो नदी है दामोदर नदी, यह सीधी भ्रंश में चलते हुए हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में जल को उड़ेल देती है। कलकत्ता इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी शाखा की। जो इसकी दूसरी शाखा है जो कि पद्मा के नाम से जानी जाती है, यह शाखा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर इसमें यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है अपना जल लेकर इसके साथ मिलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तब यह जमुना के नाम से जानी जाती है, और जब जमुना नदी इसमें अपना जल उड़ेलती है तब यह दोनों संयुक्त रूप से पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। यह दोनों संयुक्त रूप से पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में मणिपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है बराक। इसे मेघना नदी भी कहा जाता है। मेघना नदी का जल इसमें मिलता है और इसके पश्चात इस नदी का नाम पद्मा की जगह मेघना पड़ जाता है, और यही जो मेघना नदी है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से जो गंगा नदी तंत्र है उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और अंत इसका बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। यहां पर एक और चीज का हम ध्यान रखते हैं कि जहां ब्रह्मपुत्र और पद्मा नदी आपस में मिलती है, यहां एक बहुत बड़े डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर इस डेल्टाई क्षेत्र की बात करें तो इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। यहां पर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। यहां की जो वनस्पति है वो मैग्रो वनस्पति। मैग्रो वनों के उदाहरण है मैग्रो, कैसुरीना और सुंदरी वृक्ष।
ये जो वृक्ष या वनस्पति होती है, इसकी जो छाल होती है बड़ी ही क्षारीय होती है, क्योंकि इसका निर्माण समुद्र के पास में होता है। इस वजह से खारे पानी के कारण इसकी जो शाल होती है वह क्षारीय शाल होती है। अगर हम मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो यह सर्वाधिक रूप में सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। उसके बाद में यह गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि गुजरात के पास में भी समुद्र रहता है, और उसके बाद में यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इस प्रकार से गंगा नदी तंत्र का अध्ययन हमने किया। आशा करता हूं कि यह गंगा नदी तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक नए वीडियो के साथ में एक नई नदी के बारे में पढ़ेंगे।